ठीक है, आज जैसे मैंने पिछले क्लास में बोला था कि हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसको करेंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें ज़्यादातर जितनी भी चीज़ है वो सारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यहाँ पे सिलेबस में डाला गया है। ऑलमोस्ट कॉस्टिंग के जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले जब हम लोग न्यूमेरिकल पोर्शन पे आएंगे उससे पहले हम लोग ये देखेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग। दूसरा आप लोग बताएंगे व्हाट इज फिनेंशियल अकाउंटिंग। और फिर तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वाई कॉस्ट अकाउंटिंग। जब ऑलरेडी फिनेंशियल अकाउंटिंग है, एक ब्रांच है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, तो फिर वाई इज देयर अ नीड कि हम लोग एक अलग से सब्जेक्ट बनाए और उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़े। ठीक है, अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जब भी आप याद करिएगा क्लास 11th में आप लोग डेफिनेशन पढ़ते थे, उसमें शुरू होता था रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, ठीक है, क्लासिफाइंग, ट्रांजैक्शन, ठीक है, इवेंट्स विच आर ऑफ फिनेंशियल कैरेक्टर, मतलब जिसको मनी के टर्म्स में मेजर करते हैं, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। ऐसा एक डेफिनेशन था, शायद ये अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन का डेफिनेशन था जो आप लोग पढ़ते थे क्लास 11th में। ठीक है, अब आया अकाउंटिंग, तो ये हो गया कि जो भी ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसको मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें। आप उन ट्रांजैक्शन को समराइज करेंगे, एनालाइज करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, और फिर इंटरप्रेट करेंगे रिजल्ट्स, और जो भी यूजर्स हैं अकाउंटिंग के, जिनको स्टेक होल्डर्स भी बोलते हैं, उनको आप वो रिजल्ट जो है वो कम्युनिकेट करेंगे। कौन कौन होते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किसको किसको देना होता है जब अकाउंटिंग, कौन कौन है स्टेक होल्डर्स। दो तरह के स्टेक होल्डर्स होते हैं, याद रखिएगा, एक होते हैं इंटरनल, एक होते हैं एक्सटर्नल। हाँ, तो इंटरनल में कौन कौन आता है, मैनेजमेंट आता है, और एम्प्लॉयज। एक्सटर्नल में कौन कौन आता है, एम्प्लॉयज या मैनेजमेंट में शेयर होल्डर भी मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, अगर देखिए इन्वेस्टर में दो आएगा, एक होता है पोटेंशियल इन्वेस्टर, मतलब जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है वो अभी किया नहीं है, वो इधर है। एक है इन्वेस्टर, मतलब जो ऑलरेडी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर चुका है, अगर वो शेयर होल्डर के फॉर्म में तो वो ऑलरेडी इधर इंक्लूडेड है। ठीक है, डिवेंचर होल्डर है तो फिर ऑब्वियसली उधर लिखना पड़ेगा अलग से। ठीक है, प्लस आपके क्रेडिटर्स या सप्लायर्स, टैक्स अथॉरिटीज, तो ये सारे इनको डालते हैं एक्सटर्नल यूजर्स में। ठीक है, तो इसलिए अकाउंटिंग करते हैं कि इन लोगों को हम देते हैं, और ऑब्वियसली मैनेजमेंट अपना जो भी डिसीजन वगैरह होता है वो जो भी जैसे इस साल का पीएल देखा या ट्रेडिंग देखा उसके बेसिस पे अगले साल का डिसाइड किया जाए। ये सारी चीज़ जो है ना, ये पार्ट है फिनेंशियल अकाउंटिंग का। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग की जो ब्रांच थी, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते क्यों है उसका रीज़न देख रहे हैं, तो फिनेंशियल अकाउंटिंग की जो ब्रांच थी ना, वो एक्सटर्नल यूजर्स की जो भी नीड थी उसको सेटिस्फाई करने में सक्षम थी कि हाँ ठीक है ये लोग खुश हैं, लेकिन मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, क्योंकि मैनेजमेंट का काम है, मेन एम क्या है फिनेंशियल मैनेजमेंट का, पहले ट्रेडिशनली जो था उस दिन हम बताए थे, प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट किसी भी चीज का कब बढ़ेगा, जब उसका कॉस्ट घटेगा, बढ़ेगा, घटेगा, मतलब जब आप कॉस्ट पर यूनिट घटा दे किसी भी तरह करके, तब आपके पास ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन है। ठीक है, तो आप मार्केट में ज़्यादा दाम में बेच सकते हैं। मैनेजमेंट को इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, लेकिन फिनेंशियल अकाउंटिंग आप इमेजिन करिए कि जब आप एक ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं, उसमें आप बिजनेस से रिलेटेड सारी एक्सपेंसेस दिखाते हैं, भले वो डायरेक्टली उस प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं उससे रिलेटेड हो या नहीं हो, वो ऑपरेटिंग हो या नहीं। अगर आपका साइड से कहीं से रेंट आ रहा है आप वो भी दिखा दे रहे हैं, इंटरेस्ट वगैरह आ रहा है आप वो भी दिखा दे रहे हैं, उसको उस प्रोडक्ट से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैनेजमेंट के लिए कहीं ना कहीं कॉस्ट पर यूनिट जो है, ठीक है, वो जो आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे थे ट्रेडिंग पीएल वगैरह, ठीक है, उससे ये चीज़ निकालना मुश्किल हो रहा था कि भाई कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाले, इसमें तो सब कुछ मिला जुला दिख रहा है, इसमें बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस दिख रही है। ठीक है, तो इसके लिए फिर एक नई ब्रांच लाया गया अकाउंटिंग की जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग।
कॉस्ट अकाउंटिंग का मकसद ही नहीं है कि मकसद यही है कि ये मैनेजमेंट को हेल्प करेगा, क्योंकि ये हर चीज़ का कॉस्ट पर यूनिट दिखाता है, ठीक है। और साथ ही साथ किसी भी चीज़ को बनाने में जितने तरह का भी कॉस्ट लग रहा है वो सब अलग अलग दिखाता है, ठीक है। अब मान लिया हम आपको बोलते हैं कि भाई एक पेन हम बनाए हैं, उसको बनाने में लगा है 10 रुपये, इसका हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम करें? आप बोलिएगा पहले ये तो बताओ कि अलग अलग पार्ट में कितना पैसा लगा है, तब ना हम बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे मार्जिन है, इसको घटा सकते हैं, ठीक है। तो फिनेंशियल अकाउंटिंग यही करता है कि वो पूरा बताता है कि भाई ये इतना लगा, लेकिन मैनेजमेंट को चाहिए कि बताओ रॉ मटेरियल में कितना लगा, लेबर में कितना लगा, ठीक है, या ओवरहेड एक्सपेंसेस में कितना लगा। तो जब आपको अलग अलग वो चीज़ पता रहेगी तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ यहाँ पे स्कोप है, इसका दाम कम कर सकते हैं, ठीक है। मानिए हम लोग एक रेस्टोरेंट चलाते हैं और हम लोग बर्गर्स बेचते हैं, और बर्गर हम लोग मार्केट में 60 रुपीज़ पर पीस बेचते हैं, ठीक है, लेकिन उस बर्गर को बनाने में सिर्फ 40 लग रहा है, ठीक है। क्यों? बहुत सारे रीज़न हो सकता है, क्योंकि हम लोग बल्क में सामान लेके आते हैं, अलग अलग अगर हम लोग खरीदने के लिए जाएंगे बर्गर बन तो वो महंगी मिलेगी, तो हम लोग बल्क में लेके आते हैं ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, या बल्क में वेजिटेबल्स लेके आते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो। बल्क में जैसे आप कोई भी चीज़ देखेंगे, मेयोनीज वगैरह का भी बड़ा पैकेट कम का आता है, छोटा ज़्यादा का आता है, ठीक है। तो ये सब जो भी लोग बिजनेस पर्पज़ के लिए करते हैं वो लोग चीज़ें बल्क में लेके आते हैं ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, क्योंकि उनको पता है कि मेरा जो भी फाइनल प्रोडक्ट है उसमें अलग अलग जितना भी कॉस्ट जा रहा है वो कितना कितना जा रहा है। जब उनको ये पता होता है तभी वो डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे स्कोप है कॉस्ट को कम करने का। तो ये जो प्रॉब्लम थी इसको सॉल्व किया कॉस्ट अकाउंटिंग ने, ठीक है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मकसद ही यही हो गया कि किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट आ रहे हैं उसको अलग अलग दिखाना, ठीक है। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉस्ट अकाउंटिंग में होती है, वो होती है कॉस्ट शीट, जो भी हम बनाएंगे बोर्ड पे, ठीक है। तो कॉस्ट शीट में जब आप देखेंगे ना तो हर एक कॉस्ट अलग अलग लिखा हुआ होता है, फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ठीक है। फिर एंड में सारा कॉस्ट जोड़ के आता है, फिर हम उसमें अपना प्रॉफिट जितना चाहिए वो ऐड करते हैं और फिर सेलिंग प्राइस लेके आते हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट के पास सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है कि हर एक छोटा छोटा भले 1 रुपया ही लगाओ तो वो कहाँ लगा है, तब मैनेजमेंट दिमाग लगा सकता है कि कहाँ कहाँ स्कोप है इसको कम कर सके, क्योंकि मैनेजमेंट का काम यही है, ठीक है, कि वो कैसे भी करके अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर ले तो प्रॉफिट मार्जिन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉस्ट अकाउंटिंग में है कॉस्ट शीट, जो भी हम बनाएंगे बोर्ड पे, क्योंकि इसका आइडिया जब तक नहीं होगा आप कॉस्ट का प्रैक्टिकल नहीं बना सकते। तो देखिए कॉस्ट शीट बनाना ऐसा लीगल नहीं, लिखा हुआ नहीं है कि आपको कॉस्ट शीट बनाना है। जैसे ट्रेडिंग पीएल बनाना है आपको, वो बाय लॉ है, लेकिन ये मैनेजमेंट अपनी सुविधा के लिए बनाता है ये चीज़, ठीक है, जो कि मैनेजमेंट को ऑब्वियसली हेल्प करता है, ठीक है। तो ये कॉस्ट शीट हम बना रहे हैं और इसमें जितना भी आउटपुट होगा डैश 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 यूनिट्स, टोटल कॉस्ट है, ये कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। याद रखिएगा डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों मिलके बनता है किसी भी चीज़ का प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन होता है कि प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो प्राइम कॉस्ट कुछ नहीं है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों को जोड़ के आता है प्राइम कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे भी लिखे हैं हम, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल जितना भी कंज्यूम हुआ है, जैसे क्लास 11th में करते थे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरियज ऑन परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये हो गया डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर का चार्ज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों मिला के बनता है प्राइम कॉस्ट। अब नहीं, ये नहीं, मटेरियल कंज्यूम ये आप लोग पढ़ते थे ना ट्रेडिंग पीएल जब बनाते थे, वो चीज़, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, क्या होता है डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट क्या होता है, देखिए हम एक एग्जांपल बताते हैं। कोई भी ऐसी एक्सपेंस जिसको आप पर यूनिट से डायरेक्टली उस पर लगा सके कि भाई एक यूनिट में इतना लगा, जैसे अब हम बोलते हैं कि बार ये मेरा एक रेस्टोरेंट है, फिर वही एग्जांपल लेते हैं, उसमें हम लोग बर्गर बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो जो कॉस्ट ऑफ ब्रेड होगा ना वो डायरेक्ट मटीरियल है, क्यों? क्योंकि एक बर्गर पे आप बोलेंगे कि 10 रुपए की ब्रेड लगी है एक, ठीक है। लेकिन अब बिजली बिल जो पूरे आपके रेस्टोरेंट का आ रहा है उसको अगर आप बोलिएगा कि अच्छा एक बर्गर बनाने में जो बिजली बिल पूरा आया उसमें कितना हिस्सा लगा है,
तो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा निकालना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ आपको देखना पड़ेगा। तो वो भी एक्सपेंस है, ठीक है, लेकिन वो इनडायरेक्ट है। तो ऐसी एक्सपेंसेस जिसको हम लोग पर यूनिट पे डायरेक्टली एट्रीब्यूट कर सकते हैं कि भाई देखो एक बनाने में इतना लगा, या एक कुर्सी बनाए तो लेबर को 200 रुपया दिए, वो डायरेक्ट है। लेकिन अगर जो मैनेजर है, जो मंथली सैलरी पे काम कर रहा है, 20,000 रुपया ले रहा है, मैनेजर है, तो उसकी आप सैलरी, एक कुर्सी बनाने में मैनेजर को कितनी सैलरी गई, वो एलोकेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि मैनेजर कुर्सी नहीं बना रहा है, कुर्सी तो लेबर बना रहा है, वो बहुत सारी चीज़ देख रहा है आपके में, ठीक है। तो फिर वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक। तो जो भी पर यूनिट पे ऐसी एक्सपेंस जिसको डायरेक्टली एलोकेट किया जा सकता है, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो एक्सपेंस हो, उसको डायरेक्ट बोलते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा इनडायरेक्ट, जो कि अभी आगे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री प्राइम कॉस्ट में जब हम फैक्ट्री या फिर जिसको वर्क ओवरहेड भी बोलते हैं, ठीक है, ये जितनी इसमें एक्सपेंसेस आती है वो जब आप ऐड कर देंगे, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड गिव्स फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है, या वर्क्स कॉस्ट जिसको बोलते हैं। तो अब फैक्ट्री ओवरहेड में बहुत सारी चीज़ आ जाएगी, कुछ हम एक लिस्ट लिख दे रहे हैं इधर से, क्योंकि अब जगह नहीं है, आप लोग नीचे नीचे लिखिएगा, हम साइड साइड लिख रहे हैं। इनडायरेक्ट मटीरियल हम कॉमा दे के लिख रहे हैं, आप लोग नीचे नीचे लिखिएगा। इनडायरेक्ट लेबर, indirect expenses, rent of factory, depreciation of plant and machinery, power lighting, heating, टेक्निकल डायरेक्टर्स फी, टेक्निकल डायरेक्टर है तो ऑब्वियसली फैक्ट्री एक्सपेंस का पार्ट है। वर्क मैनेजर्स सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंस ऑफ फैक्ट्री, इतना नीचे नीचे लिखिएगा, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस सेल ऑफ स्क्रैप। स्क्रैप क्या होता है? कबाड़, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे ये सारी एक्सपेंसेस आप लोग नीचे नीचे लिखेंगे, ये जो भी प्लस माइनस करके फाइनल जो फिगर आएगा उसको बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। देखिए आप लोगों को जो नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि जगह नहीं है उतनी। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेंट ऑफ फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, पावर लाइटिंग हीटिंग, टेक्निकल डायरेक्टर्स फी, वर्क मैनेजर सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री, और ऐसी कोई भी एक्सपेंसेस जो आपको लग रहा है कि ये फैक्ट्री से जुड़ी हुई है वो इसमें आएगी, प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। हाँ, तो कोई भी वर्क इन प्रोग्रेस है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक बार कंप्लीट हो जाएगा तब तो वो फिनिश गुड्स में आएगा, ठीक है, तो वो इसमें आएगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस माइनस सेल ऑफ स्क्रैप। उसके बाद जो भी आपको फिगर मिलेगा यहाँ तक, ठीक है, उसको हम कहते हैं वर्क्स कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड गिव्स यू वर्क्स कॉस्ट,